नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करवाती है, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पे जो प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, उसको देखेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि देखिए यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपने पेपर देती नहीं है, ठीक है। इसलिए जो आप यहाँ पे गाइड खरीदेंगे, रिसेंटली मैंने गाइड ख़रीदा है, ठीक है। मैं गट्रा मार्केट यहाँ पे पड़ता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास में, तो वहाँ से मैंने गाइड ली है। तो मैंने गाइड लिया, तो उन्होंने जो है 2020 तक का उसमें पेपर शामिल था, और साथ ही साथ में कुछ वहाँ पे मॉडल पेपर शामिल थे, और कुछ वहाँ पर जो है किस तरीके से एक पेपर पैटर्न आता है वो चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया था, जिसके बेसिस पे मैंने एक क्रैश कोर्स चालू किया है। वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, जो सारे एग्ज़ाम में सारे कोर्सेज़ में कॉमन रहती है, जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है, साथ ही साथ में सामान्य जीके जीएस का हो गया, और कुछ क्वेश्चन में जो है यहाँ पे जैसे रीजनिंग के भी जो प्रश्न होते हैं वो शामिल होते हैं यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे हमने देख लिया है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे रखा है स्मृति के आधार पर, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि डिट्टो यहाँ पे कॉपी नहीं किया गया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो स्टूडेंट से राय लेते हैं, या फिर जानते हैं, या फिर जो है कंसल्ट करते हैं, और उसी बेसिस पे जो पैटर्न होता है उसी बेसिस पे ये लोग पेपर देते हैं, ठीक है। तो पेपर बिल्कुल ऐसा ही आता है, क्योंकि मैंने पेपर खुद दिया था। आफ्टर 12th जो है मैंने पेपर जो है वहाँ जाकर खुद दिया था, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि बीए करूँ या बीएससी। तो मैंने पेपर खुद देखा था, तो वो पेपर पैटर्न उसी बेसिस पे आता है। अगर आप इसकी एक बार देख लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करने में आप सक्षम हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हवा मत बनाइए, इसमें थोड़ा सा टफ भी लेवल हो गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लेवल मैंने देखा था कि इससे काफ़ी लो लेवल है। नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप 12th जो है साइंस साइड से आपने किया है, और आपके जो है पीसीएम या फिर पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आपके मजबूत हैं, ठीक है, नॉर्मल, अगर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, नॉर्मल चीज़ें पता हैं, अभी आप 12th से निकले हैं तो बेसिक चीज़ें पता होती हैं, तो वो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। बाकी एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट रहेगा। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कहीं से भी चूके ना, तो आप एक बार जो है एक अभ्यास प्रश्न दिया रहता है हर पीसीबी के अंत में, ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत हार्डली नहीं, जो कि 1 लाइनर या फिर 2 लाइनर में, 2 लाइनर यानी 1 या 2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं वो प्रश्न, ठीक है, नॉर्मल बेसिस पे होते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो चेक करती है कि हाँ आपने 12th लेवल पास किया है, तो आप इस लेवल पर होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप बैठेंगे तो हो तो जाएगा आपका डेफिनेटली, अगर 300 में से 60 भी लाते हैं तो हो जाएगा। लेकिन मेन कैंपस वाली बात होती है, मेन कैंपस प्लस आपको हॉस्टल चाहिए होता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी मेरिट लिस्ट डाली होती है। 200 के अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए, 200 प्लस हैं तो डेफिनेटली बड़े आसानी से हो जाएगा 300 में से, लेकिन 200 के आसपास भी है तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। दूसरी चीज़ वो तो अलग भी। द सेकेंड थिंग इज़ कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र होता है वो 2 घंटे का होता है, और आपका जो अधिकतम अंक होते हैं वो 300 अंक के होते हैं। पेपर आपका जो है डिवाइड किया जाता है। पहले में आपको हिंदी से या फिर इंग्लिश, किसी 2 सेगमेंट में से किसी एक सेगमेंट को करना होता है। तो इंग्लिश से करेंगे तो आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, और या फिर हिंदी से करेंगे तो उसमें भी आपके 20 प्रश्न दिए रहते हैं, ठीक है। तो किसी 2 में से एक को आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका जो सेकेंड खंड है, यानी जो सेकेंड पार्ट है, उसमें आपका समान जागरूकता का है, जो कि सभी के लिए है। तो दोनों खंड आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी दोनों खंड आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है, सभी के लिए नेसेसरी होते हैं। इसके बाद जो हमारा खंड आता है वो खंड हमारा अलग होता है, मतलब उसमें आपके पीसीबी या फिर पीसीएम होते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के लिए जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। दूसरा जो है आप यहाँ पे बायोलॉजी लीजिए या फिर मैथ लीजिए, जो कि आप फॉर्म भरते समय आपने किया होगा, और आपको वहाँ भी ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ पे बायोलॉजी या फिर मैथ में से कौन सा ऑप्शन भरते हैं, ठीक है। तो आपको उसके वहाँ पे पहले तो आपको क्वेश्चन बैंक में जो है मैथ या फिर बायोलॉजी उसको ब्लैक करना होता है। अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन होता है तो आपको उसको क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ किसके बाद आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पैटर्न आपने समझ लिया होगा, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश और हम यहाँ पे हिंदी थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जहाँ तक लगता है कि मुझे इंग्लिश के विद्यार्थी कम होंगे, लेकिन यहाँ पे हैं कुछ लोग, तो डेफिनेटली उनको सॉल्व तो कराया जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ कम्प्लीटली निगेटिव मीनिंग। कौन सा निगेटिव मीनिंग देता है, तो अ लिटिल जो है यहाँ पे निगेटिव मीनिंग देता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपने पढ़ा होगा, तो मीन्स आफ्टर, ठीक है। कौन से प्रीफिक्स का मतलब होता है आफ्टर, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है उसका मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कि वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको यहाँ से बताना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें क्या है, ऑनर, ठीक है।
इसी प्रकार से द फोर्थ वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। पीटर हैंग्ड ऑल द पिक्चर्स ऑन द वॉल। पीटर हैंग्ड ऑल द पिक्चर्स ऑन द वॉल, जबकि ये गलत है। अगर आप अलग पढ़ेंगे, सी इंटर्स माई रूम साइलेंटली, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू एंड ऑल दीज मैंगोज आर रिप। ठीक है, ऑन द वॉल यहाँ पे देखिए ये गलत है, तो पीटर हैंग्ड ऑल द पिक्चर ऑन द वॉल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पे अनुभव हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, द फिफ्थ वन इज़, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ सिंगर, और अनदर वर्ड वी कैन से इट विच वर्ड डिफाइन द सिंगर। ठीक है, सो द वायलिनिस्ट डिफाइन द सिंगर। एंड द सिक्स्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड एज अ सफिक्स टू इंडिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो द सिक्स का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है इड। ठीक है, जो सफिक्स है इसमें क्या लगा है, इड, इंडी। देखते हैं हम सातवां नंबर, द सेवंथ इज़ की विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज़ द सिनोनिम्स ऑफ डिसऑर्डी। ठीक है, तो डिसऑर्डी का जो आपका सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, नॉर्मल नाउन्स प्रोनाउंस जो संबंधित होते हैं उससे पूछे जाते हैं। ओवरऑल कहा है ग्रामेट, अगर आपका ग्रामर यहाँ पे मजबूत है डेफिनेटली बड़ी आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेवन का जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चेक इसका डिसेबल का जो है सिनोनिम्स होता है, जबकि आप यहाँ पे एलिमिनेट मेथड के द्वारा कर सकते हैं, जैसे डिसअपॉइंट हो गया, डायरेक्ट हो गया और डेटर हो गया। ठीक है, आठवां नंबर देख लेते हैं। आठवां नंबर क्या हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू लैक मनी, मतलब मनी की कमी। तो यहाँ पे आठवां नंबर पूछा गया है, तो आठवां नंबर का हो जाएगा हमारा ए, यानी टू बी हार्ड प्रेस्ड। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, यानी नाइन्थ नंबर इज, नाइन्थ हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स वन हु बिलीव इन मेनी गॉड्स। ठीक है, पॉलीथेइस्ट। ठीक है, एक होता है थेइस्ट, ठीक है, जो भगवान में आस्तिक नास्तिक हमने पढ़ाई था। ठीक है, और जो बहुत सारे भगवान में बिलीव करता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीथेइस्ट। ठीक है, द टेंथ वन इज़, 10वां प्रश्न हम अपना देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, मतलब जो है करेक्टली स्पेल्ड लिखा गया है। तो एलिजिबल का आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो इंटेलिजिबल। ठीक है, इंटेलिजिबल जो है यहाँ पे, इररिस्पॉन्सिबल यहाँ पे गलत दिख रही है, डबल आर होना चाहिए। एलिजिबल यहाँ पे आपको गलत लिखा है। ठीक है, एलिजिबल लिखा है, तो यहाँ पे जो हो सही करेक्ट स्पेल्ड आपको बताना है, तो यहाँ पे इंटेलिजिबल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपना 11 नंबर देख लेते हैं, यानी 11th नंबर हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल नाउन्स इज़ नॉट करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कौन सा करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, मतलब सही नहीं लिखा गया है। चिल्ड्रन सही मीनिंग है, पर्सनालिटीज़ सही है और सियोरिटीज़ सही है, जबकि परफ्यूम का यहाँ पे मीनिंग जो है गलत है। ठीक है, परफ्यूम्स लिखा है। और यहाँ पे 12th नंबर देखते हैं, यानी 12 नंबर अपना देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए करेक्ट पंक्चुएशंस। तो जो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आपको वहाँ पे फाइंड करना है, यानी 12th नंबर का। तो यहाँ पे जो करेक्ट है, 1/3 ऑफ द ट्री इज़ इन विंटर। जबकि अगर आप तीनों ऑप्शन देखेंगे, सी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड लेफ्ट द मीटिंग, आई लिव इन माई ब्रदर इन लॉ हाउस। ठीक है, यहाँ पे गलत ही ऑप्शन, तो पहला दूसरा भी गलत हो जाता है। इन प्रिपेयरिंग द रिट ही हैज़ टेकन समवन एल्स हेल्प। ठीक है, तो यहाँ भी समवन एल्स हैव यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका हमारा आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपको चुनना था, तो यहाँ पर हमारा वो सही हो जाएगा। वही 13 नंबर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन। तो कैटल जो हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, आपने पढ़ाई होगा। एंड द 14 वाज इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हैड। तो सी हैड रिटन, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट पूछा था आपसे, तो हैड होगा, तो सी हैड रिटन सेवरल लेटर्स टू हर मदर। ठीक है, बस आपको समझना है किस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है, बाकी सेम क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसी तरीके से, जो है इसी पैटर्न पर आधारित। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ मेटाफॉर, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिजर्ट, दिस डिफाइंड द मेटाफॉर सेंटेंस। 16 नंबर देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट आर्टिकल्स, सी इज़ लेड बाई एन आवर।
ठीक है। एंड द 17 इज़ 17 नंबर हम अपना देखते हैं कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज को आपको यहाँ पे फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लॉज। सो आप यहाँ पे चारों सेंटेंस को यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी सी मस्ट नॉट ट्रस्ट व्हाट ही सेज। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है, मतलब वो क्या कहती है वो खुद वो ट्रस्ट नहीं करती उस पर। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स गवर्नमेंट बाई अ किंग। ठीक है, मोनार्की कहते हैं ना, मोनार्की शासन जो होता है गवर्नमेंट बाई किंग, मतलब राजा के द्वारा जो शासन होता है वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वो मोनार्की है, राज्य शासन। इसी तरीके से 19 नंबर हम देख लेते हैं। एक बार पूछा गया था इसी में कि रेमेडी मतलब जिसे हम रामबाण कहते हैं, मतलब कि द पेन किलर ऑफ एवरीथिंग, तो उसे क्या कहते हैं, रामबाण इलाज कहते हैं ना, जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। इसी तरीके से 19 नंबर हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द एंटोनिम्स ऑफ शैडो। एंटोनिम्स पूछा है, डार्कनेस, डेमिन्स और ऑब्सक्योरिटी नहीं होगा, जबकि लाइट यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। बेसिकली आपको ध्यान देना है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ द प्रीसियरिस। डेंजरस इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। ठीक है, सर्टेन, सेफ और श्योर, ये तीनों जो है सेम ही है। तो ये इस तरीके से हमारा ये खंड समाप्त होता है। खंड दूसरा हम देखते हैं हिंदी का, जो कि हमारा है। ठीक है, हिंदी में जो पाना पहला प्रश्न है कि जो किसी का उपकार माने उसके लिए कृतज्ञ। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम आपसे पूछा गया है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष। आदान का विलोम पूछा गया है। ठीक है, तो आदान का विलोम यहाँ पे प्रदान होगा। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। इसी प्रकार से चौथा नंबर है कि शिष्ट का विलोम आपसे पूछा गया है। शिष्ट का विलोम आपसे पूछा गया है तो अशिष्ट होगा। शिष्ट मतलब जिसमें एक मैनर कहते हैं। ठीक है, जिसमें मैनर होता है उसे शिष्ट कहते हैं, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अशिष्ट। ठीक है, जिसका व्यवहार ठीक ना हो। इसी प्रकार से पाँचवा नंबर हम अपना देख लेते हैं कि कुएं में भांग पड़ना क्या होता है, कि सभी के बुद्धि भ्रष्ट होना। और छठा नंबर हमारा देख लेते हैं कि 6 नंबर क्या है हमारा, कि लहू का घूंट पी कर रह जाना, मतलब अपमान सह कर रह लेना। और 7वां नंबर देख लेते हैं कि जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक, और जो ना मानता हो उसे नास्तिक। ठीक है, इसी प्रकार से 8वां नंबर हमारा देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या है कि बीते हुए समय के लिए कौन सा शब्द उचित है, तो अतीत। जिसका कोई पार ना हो इसके लिए कौन सा शब्द उचित है। ठीक है, हिंदी के स्टूडेंट अगर आप हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसान लग रहा होगा। तो जिसका कोई पार ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरंपार। इसी प्रकार से 10वां नंबर देख लेते हैं। 10वां नंबर क्या है हमारा, कि जिसका कोई आश्रय ना हो इसके लिए एक उचित शब्द आपको यहाँ पे चुनना है, तो निराश्रय हो जाएगा। ठीक है, निराश्रय, जिसका कोई आश्रय ना हो। इसी प्रकार से 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर जो शरण में आया हो उसके लिए कौन सा शब्द उचित होगा, शरणागत। ठीक है, उत्थान का विलोम आपसे पूछा गया है। 12 नंबर देख लेते हैं कि आपसे उत्थान का विलोम पूछा गया है, तो पतन। कुपुत्र, उत्थान मतलब उठना। ठीक है, कुपुत्र का यहाँ पे आपको विलोम पूछा है। पुत्र का कुपुत्र कि सुपुत्र, तो 13 नंबर का आपको हो जाएगा सुपुत्र। ठीक है, इस प्रकार से 14 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बड़े आसान प्रश्न है। अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो डेफिनेटली, अदरवाइज़ आपके यहाँ मैंने कुछ मैराथन क्लास चलाई है 2 से ढाई घंटे की, आप उसको देख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। 14 नंबर है कि यहाँ पे आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सुलभ का विलोम आपसे पूछा है। 15 नंबर, सुलभ का विलोम आपसे पूछा गया है तो दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए। 16 नंबर देख लेते हैं कि सुंदर का विलोम आपसे पूछा गया है, तो कुरूप। ठीक है, बड़े आसानी से प्रश्न है, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। जिसे किसी का डर ना हो वो निर्भीक होता है। ठीक है, और 18 नंबर अगर हम बात करें तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए भक्त। ठीक है, और 19 नंबर अगर बात की जाए, 19 है कि जिसके पास कुछ ना हो, माफ़ कीजिएगा, 19 नंबर है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या है, अकिंचन। और 20 नंबर है लास्ट हमारा प्रश्न इस खंड का, 20 का है कि जिसके बच्चे माता पिता मर गए हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। बड़े आसान से प्रश्न है, और आई होप कि आपने 20 में से 18 से 15 से 18 प्रश्न आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया ही होगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य जागरूकता के प्रश्न, जो कि हाल ही में चीन में, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर से पूछा गया था, आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। और बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, दूसरा प्रश्न है। तो असम का जो है बिहू त्यौहार है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखते हैं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। और इलाहाबाद की एक खासियत है कि ये बार बार प्रश्न अपने रिपीट करता है। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो उसको हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो 5वां नंबर है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। इसी प्रकार से 6वां नंबर देख लेते हैं कि थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। और सूर्य का निकटतम ग्रह जो है बुध है। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आई होप कि तीनों प्रश्न के आप आंसर यहाँ पे जरूर देंगे। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वैदिक देवता का नाम नहीं है। वैदिक देवता का नाम नहीं है पर विशेष आप जोड़ देंगे, और वैदिक देवता का नाम शिव नहीं है, जबकि इंद्र, रुद्र और वरुण तीनों देवता वैदिक देवता के अंतर्गत आते हैं। वही 9वां नंबर प्रश्न की बात किया जाए कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में स्थित है। और 10वां नंबर प्रश्न है कि किस प्रदेश के सचिवालय को राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल के सचिवालय को राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब भौतिक एवं रासायनिक है, जो तीसरा खंड है, जो कि सभी के लिए नेसेसरी है, सभी को यह करना होगा। ठीक है, और अगर आपने मैथ लिया है तो मैथ करेंगे, अगर बायो लिया है तो बायो करेंगे, अगर आप गृह विज्ञान लिए हैं तो आप गृह विज्ञान करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और तो इस खंड से जो है 40 प्रश्न आपको भौतिक के मिलेंगे और 40 प्रश्न जो आपके जो है रसायन के मिलेंगे। इसके बाद 40 प्रश्न आपने मैथ लिया है या फिर बायो लिया है या फिर गृह विज्ञान लिया है, वो उस पर डिपेंड करता है। पहला भौतिक का प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है, तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपका जो 12th की किताब है उसमें अभ्यास प्रश्न दिया रहता है, उसके पीछे को एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, उसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। और जो वन लाइनर जो है वो जो नॉर्मल न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, बाकी इसमें कुछ भी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी इसके बाहर। ठीक है, आपको इसका यहाँ पे आइडिया लग भी जाएगा। भौतिक प्रश्न है, यहाँ पे 1 यूनिट जो है बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं एनसीआर परिपथ से पूछा गया एलसीआर, जो अपने पढ़ा होगा 12th लेवल पर। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध है, तो ω L = 1/ω/c। वहीं तीसरा प्रश्न अगर बात किया जाए, तीसरा प्रश्न हमारा है कि R1 और R2 क्रमशः 200 वाट और 100 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोध हैं, तो बराबर क्या होगा R1 और R2 में आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो R का यहाँ पे रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो तीसरा का जो ऑप्शन यहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो R2 = 2R1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 2 एंगस्ट्रॉम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, चौथा का ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं देखते हैं 5वां नंबर देख लेते हैं कि v आवृत्ति के फोटॉन का संवेग क्या होता है, तो hv/c जो होता है ये फोटॉन का संवेग है। सीधा जो है आपसे फार्मूला ही पूछ लेता है। ठीक है, और छठा नंबर अगर बात की जाए तो छठा जो है अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो कथन सत्य है वो पी प्रकार के अर्धचालकों में प्रधान वाहक कोटर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कोटर। और 7वां प्रश्न देख लेते हैं, 7वें नंबर पर क्या है हमारा, तो सामान्यतः किसी ट्रांजिस्टर में एक जंक्शन पर अग्र अभिनत होती है तथा दूसरे जंक्शन पर प्रतिलोम अभिनत होती है। ये जंक्शन क्रमशः क्या है, एमीटर बेस और बेस कलेक्टर होते हैं। ठीक है, आपने 12th में पढ़ा होगा एमीटर बेस और बेस कलेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिशन होता है एक जंक्शन पर क्या होता है, अग्र अभिनत। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है,
अगर अभिनत होता है और दूसरे पर क्या होता है, जंक्शन होता है, तो प्रतिलोम अभिनत होता है, तो ये जंक्शन क्रमशः कौन कौन से होते हैं, बेस और कलेक्टर, आपने पढ़ा ही होगा। इसी प्रकार से 8वां नंबर है कि हमारा एक अज्ञात आवृत्ति का स्रोत जो है 250 हर्ट्ज तथा 270 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोतों के साथ क्रमशः 8 हर्ट्ज और 12 हर्ट्ज का विस्पंदन उत्पन्न करता है, तो स्रोत की आवृत्ति क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं सिंपल सी फार्मूला बताऊं कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा। बाकी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि ये कैसे आया, तो देखिए कई ऐप है जिसको आप यहाँ पे प्रश्न लिखिएगा अपने कॉपी में, इसके बाद उससे स्कैन कीजिएगा, ठीक है, स्कैनर लगा होता है, स्कैन कीजिएगा, उससे रिलेटेड जो भी 4-5 मिनट के वीडियो होते हैं या फिर जो उसका सॉल्यूशन होता है वो आपके सामने खुलकर आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप समझेंगे तो बेसिक चीज़ें जो है बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे सॉल्व कराना है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है, मैंने वहाँ से खुद सॉल्यूशन सॉल्व किया है, खुद मैंने वहाँ से, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको लिखिए कॉपी पे, इसके बाद स्कैन कीजिए, खुद से समझिए, तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं लेवल बता दे रहा हूँ, किस लेवल के पेपर पूछे जाते हैं और किस तरीके से सॉल्व आप करेंगे, तरीका क्या होता है, बस वो चीज़ें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है कि वायु में स्थित दोनों सिरों पर खुले एक ट्यूब की मूल आवृत्ति जो है आवृत्ति f दी है, ठीक। यदि उसे ऊर्ध्वाधर रख कर पानी में इस प्रकार डुबाया जाए कि उसका आधार वायु में हो और आधा पानी में डूबा हो, तो मूल आवृत्ति में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसकी आवृत्ति f ही रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 9 का जो हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां नंबर देख लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य λ1, λ2 एंड λ3 के प्रकार स्रोत उपलब्ध हैं, जहां आपको बताया गया कि λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2 एंड ग्रेटर देन इज़ λ3। तो यदि λ2 तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से किसी पदार्थ पर पड़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन जनित होते हैं, तो क्या होगा, आपको कंडीशन आपको बतानी है। पहले तो आपको दे दिया गया है कि प्रकाश के स्रोत उपलब्ध हैं, ठीक है, इसके बाद उसके बीच रिलेशन दे दिया गया है। अब यहाँ से आपको पूछा गया है कि जो है λ2 जो तरंग दैर्ध्य है, यानी जो वेवलेंथ है इसकी, ये प्रकाश से किसी पदार्थ पर जब पड़ता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन जनित होता है, तो इससे क्या होगा। तो आपको रिलेशन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका कि तरंग दैर्ध्य λ3 का प्रकाश फोटो इलेक्ट्रॉन जनित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगला प्रश्न है 11 नंबर देख लेते हैं कि यदि आपतित किरण को थीटा कोण से क्या होता है, घुमा दिया जाता है। मान लीजिए कोई आपतित किरण है, उसको थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, तो परावर्तित किरण घूम जाएगी 2 थीटा से, ठीक है। यानी आपकी यहाँ पे जो आपतन और परावर्तन आपने जो पढ़े होंगे, ये 2 थीटा से वापस घूम जाएगी, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हमारा 12 नंबर है। तो अगर 12 नंबर की बात यहाँ पे किया जाए, देखिए 12 नंबर क्या है कि 4D क्षमता के सममित द्विउत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत तल में 2 बराबर भागों में काटा गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे 4D क्षमता यहाँ पे बताया गया कि 4D क्षमता का एक द्विउत्तल लेंस है, ठीक। अब क्या बताया गया कि उसके मुख्य अक्ष से, जो उसका मुख्य अक्ष है, उससे लंबवत 2 तल बराबर भागों में, यानी 2D इधर कटा है, 2D इधर कटा है, तो कटे हुए लेंस की क्षमता आपको यहाँ पे बतानी है। तो आपको पता होगा कि जो लेंस जो है 4D क्षमता का है, डायोप्टर है इसका जो नापा जाता है, ठीक है, तो इसकी जो क्षमता होती है वो आधा आधा हो जाएंगी, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, आधी क्षमता हो जाएगी अगर मुख्य अक्ष से काट दिया जाता है। तो 12 ऑप्शन का हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 13 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्या है हमारा कि यदि सघन माध्यम से आपतन कोण मतलब जो आपतित किरण होती है जो आती है, और परावर्तित मतलब जो टकराकर किसी माध्यम से वापस लौट जाए। तो यहाँ पे फिर से देखिएगा 13 नंबर क्या है कि यदि किसी सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान आपको ज्ञात करना है। यानी आपतन कोण और क्रांतिक कोण अगर बराबर हैं तो अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन मतलब कि एक माध्यम से टकरा करके इसे आर पार कर जाए, तो क्या हो जाएगा 90 अंश, यानी इसके लंबवत होती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण और क्रांतिक कोण का मान बराबर है तो उसके अपवर्तन कोण क्या होगा, उसके लंबवत होगी, ठीक है। उसके अपवर्तन कोण उसके क्या होगी, उसके लंबवत होगी। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी 90 अंश का यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं कि प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों की, देखिए
आपसे यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया गया, उसके बाद आपसे पूछा गया कि प्रकाश के दो स्रोत को कला संबद्ध कहा जाता है। ठीक है, यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों को कलांतर नियत हो, अगर उनका कलांतर नियत है तो उनको क्या कहा जाएगा, कला संबद्ध कहा जाएगा। ठीक है, कला से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्या आपने पढ़ा भी होगा। 15 नंबर देख लेते हैं कि पानी की सतह पर फैली तेल की बूंदें दिन में प्रकाश के रंगीन दिखाई देती है। आपको सिंपल इसकी बात बताता है कि पानी की बूंदें जो है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, ना कि रिफ्लेक्शन के कारण, ना कि ध्रुवण के कारण, ना कि विक्षेपण के कारण, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है, देखिए इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो है सूरज जो है सुबह लाल क्यों दिखाई देता है और शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है। पहली चीज़, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, ठीक, और इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, और साथ ही साथ में जो जल में रखी जो पेंसिल होती है वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो ये 7-8 प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, इनमें से 2 या 3 प्रश्न डेफिनेटली आपके पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न होते हैं, डेफिनेटली इसमें से 3-4 प्रश्न इसमें डेफिनेटली बड़े आसानी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपतन परावर्तन, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका देखा जाता है। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है कि निम्न गुणों में से यह दर्शाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है जो ध्रुवण के माध्यम से यहाँ पे प्रकाश, जब ध्रुवण होता है प्रकाश का तो वहाँ पे पता चलता है कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ है। 2 प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है। ठीक, 17 नंबर देख लेते हैं कि जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से क्या बदलता है। तो जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक बदलता है, तो क्या बदलता है, आवृत्ति बदल जाती है। ठीक है, आवृत्ति मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा प्रकाश की किरणें तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, जबकि आयाम, वेग और तरंग दैर्ध्य तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इससे कई प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। 18 नंबर देख लेते हैं कि दिए ताप पर ऑक्सीजन के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा का हाइड्रोजन के एक अणु की गतिज ऊर्जा का अनुपात आपसे पूछा है। देखिए पूछा क्या है कि दिए गए ताप पर, मान लीजिए कोई ताप है, उसका जो है ऑक्सीजन के एक अणु की औसत ऊर्जा यानी O2 का और गतिज ऊर्जा का हाइड्रोजन के एक अणु के औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात आपसे पूछा है, तो उसके जो है अनुपात हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन में दे दूंगा इसका। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है कि हमारा किस तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये डेफिनेटली कई बार पूछा गया है, तो आपने पढ़ा भी होगा और रट लिया भी होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का जो है डेंसिटी होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और 20 नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं, यानी 20 नंबर कि धातु की एक ठोस गेंद में संक्रेदित कोटर है, यदि गेंद गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं 21 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 21 नंबर हमारा क्या है, 21 नंबर हम अपना देख लेते हैं कि एक गोला, एक घन तथा एक पतली डिस्क समान आयतन के हैं तथा एक ही पदार्थ के बने हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा कि एक गोला, एक घन तथा एक पतले डिस्क जो है वो समान आयतन के हैं तथा एक ही पदार्थ के बने हैं। यदि वे एक ताप से ठंडे हो तो क्या हो जाएगा, यदि वे एक ताप से मतलब एक समान ताप से जो है वो अगर ठंडे हो जाएं तो क्या होगा, कौन सबसे पहले ठंडा होगा, कौन सबसे पहले गर्म होगा, इस बात को आप यहाँ पर रखना है। तो डिस्क सबसे पहले क्या हो जाएगी, ठंडी होगी। क्यों, क्योंकि इसका आयतन जो है बड़ा है। ठीक है, तो वो ठंडी भी, जब आयतन बड़ा रहेगा तो उससे जो है निकलने वाली ऊष्मा भी ज़्यादा रहेगी, इस वजह से डिस्क सबसे पहले ठंडी होगी। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 22 नंबर क्या है, तो एक आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, एडियाबैटिक जिसे हम कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो ट्यूब से जो हवा निकलती है साइकिल की ट्यूब से, ये रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो एक आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान T तथा आयतन V में संबंध आपको बताना है। तो TV, ठीक है, गामा-1 इसका नियतांक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 23 नंबर देख लेते हैं, यानी 23 नंबर अपना देख लेते हैं। 23 नंबर क्या है हमारा कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक ही मान दिखाने वाले वस्तु का ताप क्या है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान जो है वो बराबर होता है। ठीक है, वहीं 24 नंबर देख लेते हैं कि प्लांक नियतांक के विमाएँ वही हैं जो कोड़ी संवेग की विमाएँ होती हैं। तो ठीक है, विमा से भी 2-3 प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है, जैसे सेम विमा किन की होती हैं, तो उनको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 25 नंबर जो कि आपने पढ़ा ही रखा होगा, जो कि इससे डेफिनेटली 2 या 3 प्रश्न जो हर बार आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा।
आई जे और के कैप से 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण पर 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप न्यूटन बल लगता है और उसे बिंदु 4 आई 2 जे माइनस 12 के मीटर बिंदु से 10 आई 5 प्लस 5 जे प्लस 6 के मीटर तक विस्थापित करता है। तो इस क्रिया में आपको वर्क बताना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल होते हैं, वन लाइनर होते हैं, वन लाइनर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। आप माइनस करेंगे जब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 जूल। इसको आप क्या कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता डेफिनेटली इसको आप अपने लिखिएगा कॉपी पर, या फिर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी पीडीएफ और इसके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके साथ ही साथ में अगर आपको उसको सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप उसको लिखिएगा, ठीक है। स्कैन कीजिएगा, वीडियो रहेगा 2 या 3 मिनट का। इसके बाद ठीक है, इसके बाद या फिर सोल्यूशन भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहीं 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर क्या है हमारा कि किसी उपग्रह के पृथ्वी से चहुं ओर कक्षा की त्रिज्या घट रही है तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर त्रिज्या घटती है तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको ध्यान भी रखना है। वहीं 27 नंबर देख लेते हैं। 27 यानी 27 नंबर क्या है कि M1 और M2 द्रव्यमान वाली 2 कार्यक्रमशः R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों से चल रही हैं। चलिए ठीक, यदि वे वृत्तों को समान समय में पूरा करते हैं तो उनके कोणीय चालों का अनुपात ω1/ω2 क्या होगा। 27 नंबर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो है 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या भी दी हुई है और वृत्त में उसे चल रही है, ठीक है, वृत्त में चल रही है, तो आपसे पूछा क्या है कि चालों का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो चालों का अनुपात M1/M2, ठीक है। इसके बाद आपसे चालों का अनुपात पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात हो जाएगा। चीज़ सिंपल है, अगर इस तरीके से आता है तो इसको आप यहाँ पे माइंड में डिफाइन भी कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसी प्रकार से 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर क्या है कि श्यानता एक गुणांक है केवल द्रवों और गैसों का। जो श्यानता गुण होता है वो क्या है, केवल द्रवों एवं गैसों का गुण होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, केवल द्रव एवं गैस का ये गुण होता है, ठीक है। इस प्रकार से 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर क्या है कि अप्रत्यांश संघट्टों में जो है रैखिक संवेग तथा ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, ठीक है। वहीं 30 नंबर अगर बात की जाए, यानी 30 नंबर हमारा क्या है, तो 30 नंबर हमारा है कि 2 पिंड संघट्ट के बाद एक दूसरे से चिपक कर ऐसा एक संयुक्त पिंड बनाते हैं जिसमें कोई रैखिक या घूर्णन गति नहीं है। इसके लिए होना आवश्यक है कि मूल पिंडों में समान परिणाम किसका हो, समान परिणाम आपसे पूछा गया है। समान परिणाम के क्या हो, तो समान परिणाम की क्या होनी चाहिए, ऊर्जा व संवेग होनी चाहिए, उनके समान होनी चाहिए, ठीक है। 31 देख लेते हैं कि दृश्य सोडियम प्रकाश के किसी फोटान की ऊर्जा लगभग कितनी होती है। तो दृश्य सोडियम जो प्रकाश होता है उसके फोटान की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक। वहीं 32 नंबर अगर बात किया जाए, यानी 32 नंबर अगर देख लिया जाए, हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम बोर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, C/100, ठीक। वहीं 33 देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य श्रेणी में पाई जाती है। तो बामर श्रेणी जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। वहीं 34 नंबर बात करते हैं, यानी 34 नंबर बात कर लेते हैं कि V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न X किरणों का अधिकतम आवृत्ति जो होती है वो EV/h होती है। और 35 नंबर अगर बात की जाए, यानी 35 क्या है, 35 है कि जो नाइट्रोजन होता है वो 14 है, अल्फ़ा कण पर बौछार की जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है अल्फ़ा कण पर बौछार की जाती है, फलस्वरूप ऑक्सीजन 17 नाभिक बनता है और एक कण उत्सर्जित होता है। जब वो कण उत्सर्जित होगा तो वो आपको बताना है वो कण कौन सा था, ठीक है। तो वो कण कौन सा था, वो कण है आपका प्रोटॉन, ठीक है। इसका आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से 36 नंबर देख लेते हैं, यानी 36 नंबर हमारा क्या है कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आपको आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 36 नंबर का डी से हो जाएगा। 37 नंबर देख लेते हैं। 37 क्या है कि रेडियो तरंग तथा प्रकाश तरंगों का वेगों का अनुपात क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। वेगों का अनुपात क्या होता है, डी ब्रॉगली से जो है यहाँ पे जो फार्मूला है आपका उससे संबंध यहाँ पे डेफिनेटली पूरा फार्मूला ही पूछ लिया है। तो 38 नंबर पूछा है
तो P इक्वल टू H/λ होता है, डी ब्रोगली का संबंध, ठीक है। 39 देख लेते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि किसी वस्तु का जल तुल्यांक मापा जाता है तो किलोग्राम में, ठीक है। अंडर रूट LC का मात्रक क्या है, ठीक है। तो अंडर रूट LC के मात्रक आपसे पूछा गया है, तो सेकेंड इसका मात्रक होता है, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो अगला है वो रसायन विज्ञान का है, जिससे आपको सभी के लिए मैंडेटरी है। चलिए यहाँ पे जो हमारा अगला सेगमेंट है वो रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का है, जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। ICl2, ठीक है, आयोडीन और क्लोरीन है। 2 में आयोडीन का संकरण आपको बताना है, ठीक है। तो संकरण जो है आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका संकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d ब्लॉक में आता है, ठीक है। आयोडीन का जो संकरण है वो sp3d ब्लॉक में आता है। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम देखा जाए तो दूसरा जो हमारा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट का जो है CuSO4 का जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा नंबर हम अपना देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है हमारा कि अधोलिखित में किस इलेक्ट्रॉन विन्यास की आयतन ऊर्जा आपके हिसाब से सबसे कम होगी, ठीक है। तो आयतन ऊर्जा सबसे कम होगी, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे कम होगी। तीसरा नंबर हमारा है, देखिए इसमें S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा। P में 6, ठीक है, और D में 10, F में 14। इस तरीके से आपने पढ़ाई भी की होगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताया गया है कि ऊर्जा आपके हिसाब से सबसे कम होगा, तो यहाँ पे जो है S इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से त्याग देगा, तो यहाँ पे C जो है क्रिप्टॉन जो है इसका सबसे कम होगी, ठीक है। आयनन इसका सबसे कम होगा। और इसी प्रकार से हम अपना अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला जो है देख लेते हैं कि चौथा नंबर क्या है हमारा कि सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी ओलियम होता है। आपको इसका फार्मूला आपसे पूछा गया है चौथे नंबर का। तो इसका जो फार्मूला होता है H2S2 और O7 होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, S4O6 में सल्फर का ऑक्सीकरण क्या होगा, तो आपने ऑक्सीकरण निकालना सीखा होगा। तो 5 मार्क का डी हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अधोलिखित कार्बन धनायनों में सबसे कम अधिक अस्थायी कौन सा है, सबसे अधिक अस्थायी कौन सा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है, छठे नंबर का पूछा गया है कि अधोलिखित कार्बन धनायनों में सबसे अधिक अस्थायी कौन सा है, ठीक है। तो बाकी सब जो है टूट जाएंगे, बाकी C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 ये क्या हो जाएगा अधिक अस्थायी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये टूटेगा नहीं आसानी से अपने यौगिकों में। सातवां देख लेते हैं। सातवां क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 दर्शाएगा। ये किसको दर्शाता है ये आपको बताना है। तो ये प्रकाशीय एवं ज्यामितीय समावयवता को दर्शाता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा भी होगा। और आठवां नंबर देख लेते हैं कि अधोलिखित में से कौन सी एल्किन सर्वाधिक अस्थायी है, तो R2C2 डबल बॉन्डेड जो है यहाँ पे CR2 यहाँ पे जो है क्या है बहुत ही अस्थायी है, ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी के अंतर्गत आता है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देख लेते हैं, 9वां नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर हमारा क्या है कि अभिक्रिया A जो है O3 की उपस्थिति में कराया जाता है, तो क्या बनता है HCHO प्लस CH3CHO मेथाल्डिहाइड जो है वो मुक्त हो जाता है। तो इसमें A क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। 9वां नंबर का यहाँ पे D हो जाएगा यानी CH3CH डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है। वहीं 10वां नंबर देख लेते हैं। 10 क्या है कि अधोलिखित में से कौन सा हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। देखिए B, C और D ये तीनों जो है हेलो फॉर्म अभिक्रिया देंगे, जबकि CH3 का ट्वाइस CHCl जो है ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखे जाएँ 11 नंबर क्या है, 11 नंबर क्या है कि CH3CH2 MgBr को जो है CH3 मेथाल्डिहाइड और H3O की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। तो इसमें से जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बेकायदा जो है वो आना चाहिए अभिक्रिया जो आपने पढ़ी है। तो 12th लेवल की है, अगर आपने 12th लेवल में ध्यान से पढ़ाई की है तो बड़े आसानी से होगा। अगर नहीं की है तो मैं बताऊंगा कि एट द लास्ट में जो 12th की आपकी बुक है उसमें लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिया गया है, उसी को सॉल्व कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है।
तो 11 नंबर क्या जाए, 11 का जो है यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉल इसको जो है उत्पाद के रूप में ये बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्या है हमारा कि यहाँ पे R जो है डबल R यहाँ पे लगे हैं, एल्किल ग्रुप, डबल बॉन्डेड O प्लस H2N सिंगल बॉन्डेड NH2 जो है OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करा जाता है तो एक नया उत्पाद बनकर तैयार होता है। तो नया उत्पाद कौन सा होगा, जिन्होंने किया है उनको पता होगा, ठीक है। तो 13 नंबर का जो हो जाएगा हमारा ये उत्पाद बनेगा, ठीक है, CH सिंगल बॉन्डेड NH और NH2, ठीक है। यहाँ से दो है जो एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगेंगे। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर क्या है हमारा, 13 नंबर अपना बात कर लेते हैं कि अधोलिखित में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील होगा। C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 सिंगल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। यह क्या होगा, अक्रियाशील होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं अपना 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर हमारा क्या है कि अभिक्रिया आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये किसकी उपस्थिति में बनेगा, ठीक है, ये पूछा है आपसे, तो आप उसके जगह क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है CH3 C डबल बॉन्डेड O सिंगल बॉन्डेड Cl। अब किसकी उपस्थिति में बनेगा ये आपको बताना है, प्लस जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 14 नंबर यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे H2 और PD, ठीक है, पहले DM के साथ जो है उपस्थिति में बनेगा, ठीक है, और बेरियम सल्फेट और सल्फ़र जो है मुक्त होगा, हाइड्रोजन साथ में जुड़ेगा सल्फ़र, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसी प्रकार से 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्या है हमारा कि यौगिक आपको दिया गया है, कहना जा रहा है तो यहाँ पे क्या देगा, ठीक है, बेंजीन से ग्रुप जुड़ा है ये, ठीक है, NO2 और CH2 CHO, ठीक है, मेथिल्डिहाइड जुड़ा है, तो ये कौन सी कैनेजारो अभिक्रिया देगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया देगा ये आपको बताना है। तो इसका जो 15 का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, मेथिल्डिहाइड देगा, माफ़ कीजिएगा ये देगा, ठीक है। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CHO, ठीक है। इसी प्रकार से 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर हमारा क्या है कि ग्रेबिल संश्लेषण द्वारा बनने वाली एक एमीन सर्वदा होती है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन होती है, ठीक है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन होती है, जो ग्रेबिल संश्लेषण द्वारा बनती है उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कहते हैं। इसी प्रकार से 17 नंबर देख लेते हैं। अभिक्रिया दी गई है, ठीक है, इसकी उपस्थिति में दिया जाता है, अब उत्पाद क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक। तो 17 नंबर का जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे NH जो है ये बन जाएगा, बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, O2 के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके। वहीं 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है हमारा कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज परस्पर हैं, आपको ये बताना है कि ये दोनों आपस में परस्पर क्या है ये आपको बताना है, तो ये है एनामर्स, ठीक है। वहीं 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है कि नायलान 66 क्या है, जो है पॉलीएमाइड है, ठीक है, पॉलीएमाइड है। और 20 नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्या है हमारा कि एक यौगिक को उसके विलयन से अवक्षेपित किया जा सकता है यदि उसका आयनिक गुणांक उसके विलेयता गुणांक से ज़्यादा हो, ठीक है। यदि उसका आयनिक गुणांक यदि उसके विलेयता गुणांक से ज़्यादा होता है तब क्या किया जा सकता है कि एक यौगिक को उसके विलयन से अवक्षेपित किया जा सकता है। इसी प्रकार से 21 है, यानी 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्या है कि किसी विलेन की मोलैलिटी क्या होती है। 21 नंबर है कि किसी विलेन की मोलैलिटी क्या होती है, आपसे पूछा गया है। तो मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में घुली हो उसी को क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल परिभाषा पर ही पूछ लिया गया है। इसी प्रकार से मानक नेस्ट समीकरण आपसे पूछा गया, समीकरण ही नेस्ट जो समीकरण आपने पढ़ा था उसी को पूछ लिया गया है इसके माध्यम से, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही होगा E = E0 + 0.059/n IN, ठीक है।
ऊपर उपचयित अवस्था, नीचे अपचयित अवस्था है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से जो है 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर हमारा क्या है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक देने वाला समीकरण क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, द्वितीय कोटि का पूछा है तो आपको ये आपका द्वितीय कोटि का स्थिरांक देने वाला समीकरण है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक देने वाला समीकरण है। इसी प्रकार से 24 नंबर देख लेते हैं। इन 24 के नंबर है कि परासरण दाब और वाष्प दाब में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को आपको बताना है। तो परासरण दाब और वाष्प दाब के बीच में जो संबंध दर्शाता है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक, V0 = पाई माइनस RT 1N कोष्टक में P0/P। ठीक है, इसी प्रकार से 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर हमारा क्या है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 5% पूर्ण होती है और इसके 50% पूर्ण होने में लगा समय आपको बताना है। ठीक, तो आधा समय लगेगा, 16 मिनट लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 25 का जो हमारा हो जाएगा 25 का बी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 26 नंबर देख लेते हैं। 26 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया दाब कम करने पर अग्र दिशा में नहीं चलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये सभी अभिक्रियाएं जो है दाब कम कर दिया जाए तो ये अग्र दिशा में चलेंगी, जबकि ये नहीं चलेगा। ठीक है, बी नंबर 2NO। ठीक है, इर्रिवर्सिबल जो कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ अभिक्रिया हो सकती है। N2O4। ठीक है, इसी प्रकार से 27 नंबर है। 27 नंबर है क्या हमारा कि यहाँ पे पूछा गया है कि अभिक्रिया C यानी कार्बन प्लस 1/2O2 गैस। ठीक है, अभिक्रिया देता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस 100 के जूल, 100 जो है जूल, किलोग्राम जूल, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और उसको हाफ ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है। ये 200 जो है किलो जूल जो है देता है। तो हाइड्रोजन का मान इंगित करता है। अभिक्रिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है, अगर हम कहते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H का मान आपसे पूछा है तो 300 किलो जूल होगा। ठीक है, पहले में 100 किलो जूल, दूसरे में जूल और तीसरे में क्या हो जाएगा 300 किलो जूल का देगा। जो अभिक्रिया होगी वो मुक्त होगी, जो ऊर्जा निकलेगी। इसी प्रकार से 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर हम अपना देख लेते हैं। तो 28 नंबर हमारा है, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। ठीक है, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए 28 नंबर का आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो 28 नंबर का जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.1 बेरियम क्लोराइड विलयन का जो है क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से 29 नंबर है। ठीक है, 29 नंबर क्या है हमारा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को दोगुनी कर दिया जाता है। जब उसका ताप 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाता है, तब उसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति बढ़ेगी लगभग 64 गुना। ठीक, इसी प्रकार से 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर क्या है हमारा कि 6% यूरिया का विलयन समपराशरी होगा ग्लूकोज के 1 मिलीग्राम विलयन के साथ। और 31 नंबर देख लेते हैं, यानी 31 क्या है हमारा। तो 31 नंबर है कि अधोलिखित सममौलिक विलयनों में से कौन सा अम्लीय बफर का कार्य करेगा। तो HCOOH और HCOONA जो है ये क्या करेंगे, ये अम्लीय बफर का काम करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से 32 नंबर देख लेते हैं। यानी 32 नंबर हमारा क्या है कि उत्क्रमणीय N2 नाइट्रोजन गैस और प्लस 3H2 यानी गैस के साथ में अभिक्रिया करता है तो जो है यहाँ पे बनता है अमोनिया बनता है। ठीक है, तो इसको बताना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साथ में बढ़ेगी इसकी दर या फिर घटेगी। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ये क्या होगी, अमोनिया का स्वसांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर देख लेते हैं कि अधोलिखित यौगिक में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो BF3 का जो है आघूर्ण क्या होता है, ये शून्य हो जाएगा। यहाँ पे 34 नंबर देख लेते हैं। यानी 34 नंबर क्या है हमारा कि अधोलिखित में से कौन सा अणु रैखिक नहीं है। तो सभी रैखिक है A, B और C, जबकि जो है CH3 रैखिक
नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से 35 नंबर देख लेते हैं, यानी 35 नंबर हमारा क्या है कि आद्य अवस्था में क्रोमियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 3d5 और 4s1 ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्ध अवस्था में किसका, क्रोमियम का। ठीक, इसी प्रकार से 36 नंबर देख लेते हैं, यानी 36 नंबर हमारा है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा है पहले क्लोरीन में, फिर फ्लोरीन में, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आपने पढ़ा ही होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, तो 36 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मुझे लग रहा है ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इस पर एक बार चेक कर लीजिएगा 36 का। वहीं 37 नंबर बात कर लेते हैं कि अधोलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस के द्वारा अपचयित नहीं होगा, तो Al2O3 जो है ये गैस के द्वारा अपचयित नहीं होगा। ठीक, वहीं 38 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 38 नंबर क्या है हमारा कि अधोलिखित कार्बोनेटों में से कौन सा गर्म करने पर विघटित हो जाएगा, तो Na2CO3 जो है गर्म करने पर जो है विघटित हो जाएगा। इसी प्रकार से 39 नंबर देख लेते हैं कि जब KMNO पोटेशियम मैग्नेट का अनुमापन फेरस अमोनिया सल्फेट से अम्लीय माध्यम में किया जाता है, तो KMNO4 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तो तुल्यांकी भार आपसे पूछा गया है, तो m/5 हो जाएगा। 40 नंबर देख लेते हैं, लास्ट नंबर है हमारा कि अधोलिखित में से कौन सा अचुंबकीय नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है O2 और NO जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सभी जो है अचुंबकीय, जबकि O2- ये जो अचुंबकीय नहीं है। बाकी मैं क्या कर दे रहा हूँ कि आपको एक बार यहाँ पे मैं मैथ और बायो की जो है क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, एट द लास्ट में सोल्यूशन उसका दिखा दे रहा हूँ। आप उसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वीडियो पॉज कीजिएगा आप यहाँ पे उसको नोट कर लीजिएगा, एट द लास्ट में आपको यहाँ पे इसका आंसर भी दिया रहेगा, उसको आप यहाँ पे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इसका अगर आप लोगों को डिमांड आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है और समझाने में भी काफ़ी समय लग जाएगा, वो चीज़ें हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो भी होगा आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिएगा, और इसका सोल्यूशन मैं एट द लास्ट में दिखा दे रहा हूँ। सोल्यूशन अगर होगा ठीक है, नहीं तो मैं आई थिंक इसमें PDF में नहीं डाला होगा सोल्यूशन, तो इसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो आंसर के अकॉर्डिंग जो है आप इसको पहले क्या कीजिएगा, आपने किताब में लिखिएगा, बुक में लिखिएगा, जो भी कॉपी होगी। इसके बाद इसको स्कैन कीजिएगा, जो भी इसका आंसर होता है वो आपने क्या करेंगे, आप वहाँ पे स्कैन करके उसका आंसर जो भी है निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा मैथ का था और ये हमारा जीव विज्ञान का है। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान के स्टूडेंट है वो इसके लिए जीव विज्ञान को यहाँ पे देखेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, सिंपली जो है आपको यहाँ पे देखना है और वीडियो को पॉज करना है, इसको लिखना है अपने कॉपी में। ठीक, इसका आंसर तो आपको जीव विज्ञान को मिल ही जाएगा। बाकी मैथ वाले आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे कॉपी में लिखिए। ठीक, उसका सोल्यूशन को स्कैन कीजिए और जो उसका आंसर होगा उसको अपने हिसाब से देख लीजिए एक बार। ये आपके 34 नंबर यहाँ तक पूरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये उत्तरमाला है आपकी। ठीक, इंग्लिश का, हिंदी का, सामान्य जागरूकता का, ठीक, भौतिक का आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा, रसायन विज्ञान का, गणित का, ठीक, और ये जीव विज्ञान का, ये आपको सोल्यूशन दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आप जो भी आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है इस वजह से, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे बताना ही है, इसमें सोल्यूशन मैं दे नहीं रहा हूँ, तो इसमें कोई मतलब रहता नहीं है मैथ में, जब तक सोल्यूशन आप सॉल्व नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और बाकी उसमें जो है बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मैंने बता दिया। मैथ में भी अगर मैं सही समझूंगा तो अपने हिसाब से सोल्यूशन एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कई ऐप हैं, ठीक है, आप उसको लिखिएगा, स्कैन कीजिएगा, अपने हिसाब से वहाँ पे लिख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।